So today we are taking miscellaneous questions based on the probability, as well as we will be taking questions based on the probability distribution, जिसमें mean, variance, standard deviation find out करना हम सीखेंगे, as well as some more type of questions. First of all, I'll discuss. There are type of questions जहां पर infinite number of terms of GP के summation का फॉर्मूले का यूज होता है. बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस होता है और यूजुअली आपको एग्जाम से मिलते हैं वो सवाल, whether it is board exams, whether it is competitive exams, will be getting that. And for those questions, उन questions के लिए जरूरी होता है आपके लिए, और वो जरूरी ये होता है कि आप उन questions को देख के समझें कि यहाँ पर infinite number of terms of GP का एप्लीकेशन है, और उसके लिए आपकी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस होना चाहिए. ठीक है, ये क्वेश्चन में तो नहीं आएगा कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस, ये तो आपको डिस्कस करना है. सो फॉर दैट आई विल बी टेकिंग वन क्वेश्चन, बहुत कॉमन से क्वेश्चन से चालू करता हूं बात, और आई विल बी टेकिंग 2-3 मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और आई होप कि आपने प्रीवियस 2 क्लासेस ऑफ प्रोबेबिलिटीज को बहुत ठीक ढंग से कर लिया है, वो जरूरी है. ठीक है ना. सो यू मस्ट बी सिंसियर इनफ सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले. सो द क्वेश्चन इज, 2 players आर देयर, ए एंड बी, और वो 2 players हैं, दे आर प्लेइंग विद अ सिंगल डाइस. सिंगल डाइस के साथ में खेल रहे हैं, और कैसे खेल रहे हैं कि द पर्सन हु गेट्स 5 फर्स्ट विंस. 2 players हैं प्लेइंग विद अ सिंगल डाइस, और उसमें कंडीशन ये है कि जिस भी बंदे का 5 अपीयर होगा डाइस के ऊपर, ही विंस. ए इज हैविंग द फर्स्ट चांस. ए इज हैविंग द फर्स्ट चांस. व्हाट आर द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग ऑफ ए एंड बी. ए और बी की विनिंग प्रोबेबिलिटीज पूछा गया है. बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और आपको उसकी लैंग्वेज सिर्फ देखना होगा कि अरे यार इसमें इनफाइनाइट जीपी वाली बात है, क्योंकि तभी बात समझ में आ पाएगी. सुनिएगा. तो पहली बात तो कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी, यस वी नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन अ डाइस इज 1/6 एंड नॉट गेटिंग अ 5 इज 5/6. दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड. नाउ ए इज हैविंग द फर्स्ट थ्रो. 2 बंदे हैं, ए इज हैविंग द फर्स्ट थ्रो. ए कब जीतेगा, तो ए कब जीत सकता है ये बताइए आप मुझे. तो ए जीतेगा कि ए ने पहला थ्रो किया. प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें तो अच्छा, एक और बात आपको बहुत क्लियर है कि जब आप डाइस ब्रेक कर रहे हो 1 बार, 2 बार, 10 बार या 100 टाइम्स या 10,000 टाइम्स, प्रोबेबिलिटीज रिमेन सेम. गेटिंग 5 ऑन द डाइस इज 1/6, नॉट गेटिंग अ 5 ऑन द डाइस इज 5/6. ये बहुत अंडरस्टूड है, बहुत क्लियर है. तो देखिएगा, फर्स्ट थ्रो में उसका जो है, बंदे ने थ्रो किया, फर्स्ट थ्रो में 5 आ जाए. भाई कब जीत सकता है ए? फर्स्ट थ्रो में 5 आ जाए. ठीक है. देन मान लीजिए फर्स्ट थ्रो में नहीं आया, तो नेक्स्ट कब जीतेगा? थर्ड थ्रो, बिकॉज सेकेंड थ्रो तो मिल रहा है बी को. ठीक है. तो फर्स्ट थ्रो में विनिंग प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी पी ऑफ ई, जब मैंने लिखा है 1/6, प्लस ए विल गेट द सेकेंड चांस. कब? जब बी का पहला चांस था और बी के पहले चांस में 6 या 5 नहीं आया है. ठीक है ना. देन ए विल गेट द चांस, सेकेंड चांस उसको मिलेगा. राइट. ए का सेकेंड चांस, फर्स्ट फेलियर, दिस वन इज फेलियर, दिस वन इज फेलियर, एंड देन हियर थर्ड चांस, मतलब है ना. ए का सेकेंड चांस मतलब ओवरऑल थर्ड थ्रो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लाइक दैट. तो ए के थ्रोस कौन से हैं? पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फर्स्ट, थर्ड, 5, 7, 9 ऑनवर्ड्स, अप टू व्हाट? नोबडी नोज अप टू व्हाट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी. लेट्स सी. सो ए का सेकेंड चांस, इन ऑल थर्ड चांस. तो पहले 2 फेलियर्स, ए का पहला फेलियर, बी का पहला फेलियर, तब ए को चांस मिला सेकेंड चांस, और ए को आ गया 5. विनिंग प्रोबेबिलिटी 1/6. ए के लिए थर्ड चांस कब मिलेगा? This one is failed, this one is failed, this one is failed, this one is failed, and then is getting the third chance. 4 failures, and then 5th chance में उसका आ जाता है 5, which is 1/6. Getting this? 5th के बाद में 7th, 5/4 raised to power 6 into 1/6 multiplication, because all क्या हो रहा है? सब independent events हैं, तो multiplication, right? और infinite number of terms of GP का जो formula है, that is a upon 1 minus r. तो a is the first term there, 1/6, 5/6 का स्क्वायर into 1/6, 5/6 raised to power 4 into 1/6, 5/4 raised to power 6 into 1/6. I'll be taking 2-3 questions more there, but ये सिंपल सा सवाल है. पॉइंट इज कब तक रुकेगा ना, नोबडी नोज कि कब आने वाला है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
A is the first term, R is the common ratio, term और previous term का ratio. This is 5 by 6 raised to power 2 into 1 by 6 upon 1 by 6, so it is going to be 5 by 6 raised to power 2. 1 by 6 into 25 by 36, 11 by 36, which is going to be equals to 6 by 11. ठीक है, अब B के लिए भी देख लें. वैसे तो B के लिए अलग से देखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी मैं समझाऊंगा क्योंकि B के लिए विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी. A की विनिंग प्रोबेबिलिटी, इफ विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ A is 6 by 11, तो आप डायरेक्टली भी अगर एग्जाम में लिखोगे कि विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ B is going to be equals to 1 minus 6 by 11, तो कुछ गलत हो गया? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. दैट इज करेक्ट. दैट इज 5 by 11, पर फिर भी मैं समझाता हूं सो दैट क्लैरिटी आ जाए कंसेप्ट में. B is getting the first chance. They are playing with a single dice, right? A को चांस है, फिर B को, फिर A को, फिर B को, फिर A को, फिर B को, वैसा. जिस भी बंदे का 5 आया, गेम ओवर, वो जीत गया. कब आएगा किसको पता. B का पहला चांस, A का फेलियर, देन B इज गेटिंग द चांस. B को सेकंड चांस, B का सेकंड चांस मतलब इन ऑल कौन सा चांस होगा? फर्स्ट फेल, इसका फेल, फेल 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 एंड देन गेट्स अ चांस एंड विंस, राइट. फिर सेकंड चांस में, फोर्थ चांस में और सिक्स्थ में. तो हाउ टू राइट देखो जरा. 5 by 6 फर्स्ट फेलियर, देन ही गेट्स 5 by 6 का क्यूब. आई होप बहुत आसानी समझ पा रहे होंगे. बस फिर तो उसके बाद लिखना है सीधे सीधे आपको. S infinity would be equals to A upon 1 minus R. A is the first term there for that GP. 1 minus, मैं फिर से बता रहा हूं कि वो नहीं कहेगा कि it is the application of infinite number of terms of GP. आपको देखना है कि यार ये प्रोसेस कब एंड होगी, कब होगी किसको पता. तो ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक है ना. टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशो, टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशो, दैट इज कॉमन रेशो विच इज गोइंग टू बी 1 by 6 कैंसिल होगा, 5 by 6 का स्क्वायर. (36 minus 25) 5 by 11. 5 by 11 ही आना, तो दैट इज ओके. बट हाउ टू राइट ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना. यहां पे थर्ड चांस कब मिलेगा? थर्ड चांस के लिए 1 2 3 4 5 फेलियर्स है. वो उतना लिखने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे लिखना होगा. Is that okay? We'll taking some more questions based on that. Make a change in the same question. समझिएगा. Instead of 2 players, let's say 3 players are there. A, B and C. These 3 players are there. And they are playing with a single dice. ठीक है? They are playing with a single dice. And the question remains same. The A is having the first start. Then B and then C. That order must be given. वो order दिया होगा आपको. A is having the first show, then second B and then third is C. Question 2 की जगह 3 प्लेयर हो, कोई दिक्कत नहीं है. अप्रोच रिमेन सेम, कंसेप्ट रिमेन सेम. और ये कहा गया कि द प्लेयर हु थ्रो 5 फर्स्ट विंस, फाइंड द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग ऑफ A, B एंड C. कर पाएंगे अब आप? ये तो क्लियर आपको कि एवरी थ्रो इज एन इंडिपेंडेंट वन. 2 की जगह 3 प्लेयर है. हाउ टू राइट? बहुत आसानी से देखिए, समझिए. तो इट इज गोइंग टू बी लाइक P ऑफ A. फर्स्ट थ्रो मिला उसको, he wins, right? He will get a second throw. कब? क्योंकि अब की बार 3 प्लेयर है. Do take care, there are 3 players there. A will get a second chance when A का पहला चांस फेलियर है, इंटरसेक्शन. B का पहला चांस फेलियर है, इंटरसेक्शन. C का भी पहला चांस फेलियर है. And then A gets a chance and he wins, right? A will get the third chance कब मिलेगा उसको? जब these 3 failures and these 3 failures, right? Similarly for B,
It is going to be, I hope it's very clear now. E bar intersection E plus these three failures plus this is the failure also. तभी तो इसको second chance मिलेगा. 1, 2, 3, 4 failures. How to write ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए, and then he wins. Right? कब तक? Nobody knows. कब तक? Infinite number of terms of GP. And similarly for C, he will get a first chance when A fails, B fails, and he wins. And secondly, similarly you are going to write it. कैसे लिखना वो भी देख लीजिए. First chance 1/6. Second chance when 3 failures are there, 5/6 cube into 1/6 plus. Third chance 5/6 raised to power 6 into 1/6. Getting this? Here it is going to be, right? 3 plus 3. ठीक है ना? बहुत आसानी से समझ में आता है और उसके अकॉर्डिंग लिखना है. हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर जीपी. ए अपॉन 1 माइनस आर. ए इज द फर्स्ट टर्म देयर, आर इज द कॉमन रेशियो देयर. टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो, टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो जब आप करोगे तो 5/6 का क्यूब इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे. टू कैलकुलेट बी, बी के लिए फर्स्ट चांस मिलेगा जब ए का फेलियर है 5/6 इंटू 1/6. आसानी समझ में आ रहा है आपको. 4 फेलियर दैट मीन्स 5/6 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 1/6 प्लस, right? These 3 failures, then these 3 failures, 6, 7 failure, and then he will be getting the chance. Are you getting this? Sorry, देखिएगा वापस से. B का थर्ड चांस कब आने वाला है? B का थर्ड चांस कब आने वाला है? सेकेंड चांस में तो आपको क्लियर हुआ. 1 fail, this fail, this fail, 3 fails, then A again fails, तो ये 4 failures, and then तो इसलिए 5/6 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 1/6. राइट? B will get a third chance. कब क्या लिखोगे आप बता सकते हो आप मुझे? B will get a third chance. तो B के थर्ड चांस के लिए 3 fails, 6, right? And then A again fails, 7, 5/6 raised to power 7 into 1/6 and so on. So again A upon 1 minus R. बस इसमें एरर नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा आप. 1 माइनस टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो, कॉमन रेशियो इज एवरीवेयर कमिंग एज 5/6 का क्यूब, एंड इजीली यू कैन कैलकुलेट इट. एंड सिमिलरली फॉर P ऑफ C, विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ C, और अगर आप प्रॉपर्ली कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस ऑल्सो. कोई दिक्कत नहीं है. बट द ओनली पॉइंट देयर इज आपको क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए कि ओके इट इज एप्लीकेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी. टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम, सिमिलर टाइप. देखो A and B 2 players are there. Now they are playing with pair of dice. A and B 2 players playing with a 2 dice. A starts. अब की बार कंडीशन ये है दैट कौन जीत रहा है आपकी बार? पर्सन हु इज गेटिंग सम अपीयरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द 2 डाइस एज 10 विंस. wins the match. Find the respective probabilities of winning probabilities of A and B. Question समझे? A and B 2 players are there. अब की बार वो they are playing with 2 dice. A is having the first start. A is beginning. Sum appearing on the faces equals to 10. Sorry. Then
that person wins the match. What are their respective probabilities of winning? देखो, सम अपीयरिंग ऑन द फेसेस अगर 10 आ जाए, मतलब अगर दो डाइस थ्रो किए और 2 डाइस थ्रो करने पर दोनों डाइस के ऊपर जो सम आ रहा है वो 10 अगर हो जाता है तो वो जीत जाता है. ठीक है, कौन सी दिक्कत होना चाहिए आपको? सम इक्वल टू 10. ठीक है ना? कब कब होगा ये? कब कब होगा? 2 डाइस हैं, it is 6-4, 5-5, 4-6. Anything else? Sum appearing on the faces is equals to 10. 6 तो 4, 5, 5, 4, 6. These 3 cases are there और कुछ भी नहीं है यहाँ पे. तो इसका मतलब probability of sum equals to 10. There are 3 cases there. These 3 cases. Out of how many cases are total there? 2 dice रो किए हैं, sample space is 3, 36, 1/12. सम इक्वल टू 10 को मैंने ई से डिनोट किया. भाई आपसे कहा गया है कि 2 डाइस थ्रो किए, सम इक्वल टू 10, वो जीत गया. अगर सम 10 आ गया तो ही विंस. ठीक है, परफेक्ट. पी ऑफ ई बार कब नहीं जीतेगा? तो 1/12 इज द विनिंग प्रोबेबिलिटी. तो 11/12 इज फॉर नॉट विनिंग. प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस एंड प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस सेम टाइप है ना. ए को फर्स्ट चांस है, पहला मौका मिला और वो जीत गया. ए विल है ना, ठीक है, ये हुई एक बात. प्लस ए विल गेट द सेकेंड चांस प्रोवाइडेड फर्स्ट फेलियर, बी का फर्स्ट फेलियर, देन ए विंस. आई होप अब आप बहुत ठीक ढंग से समझ पा रहे होंगे. ए विल गेट द चांस, थर्ड चांस, when 1, 2, 3, 4 failures are there. And then he wins. ठीक है ना? 1, 2, 3, 4 failures and then he wins. कब तक? Nobody knows कब तक. All the throws are clearly हर बार probabilities तो सेम ही रहने वाली, independent one. तो 1/12 plus 2 throws नेगेटिव है, मतलब it is going to be 11/12 का स्क्वायर into 1/12 plus 11/12 raised to power 4 into 1/12. ठीक है. सम ऑफ जीपी अप्लाई करेंगे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी 1/12 a upon 1 minus r 11/12 का स्क्वायर is 1/12 upon 144 minus 121, right? 11 का स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर, 121 अपॉन 144 अपॉन 12 स्क्वायर. जस्ट कैलकुलेट इट, यू विल बी गेटिंग द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें. दिक्कत क्यों? हो गया, पूरा हो गया ना. So it is 1/12 upon this is 121, 323 upon 12 square 12/23. ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा. a upon 1 minus r, तो कॉमन रेशियो इस टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो. ठीक है, जस्ट कैलकुलेट दैट. और P of B is clearly going to be equals to 1 minus P of A. The only point there is, समझने वाली बात ये कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये जज करना है कि it is based on this concept infinite number of terms of GP. They are playing with a pair of dice and person who throw person who is getting sum appearing on the faces equals to 10 first wins. अब कब होगा ऐसा? nobody knows कब होगा. फर्स्ट थ्रो तो इस ढंग से आपको कैलकुलेट करना होगा. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली विल बी गेटिंग द आइडिया दैट ओके इट इज बेस्ड ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी वाली बात, राइट? लेट्स टेक वन मोर प्रॉब्लम, बट दैट प्रॉब्लम इज फॉर यू नाउ. 3 players are there and 3 players are playing with the playing cards now. केवल हिंट दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन का डिस्कशन भी नहीं करूंगा, केवल आपको क्वेश्चन बता रहा हूं एंड हिंट. 3 players playing with the playing cards, पैक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स के साथ में खेल रहे हैं और
A, B, C, 3 players are there. ठीक है, A is having the first chance, A को पहला चांस है, देना ऑर्डर जरूरी है, then B and then C. And the player, they are playing with a pack of cards. करना क्या है इसमें? The player is drawing a card, single card, और ये कहा जाता है कि the person who gets spade first wins. Single card is drawn, one card is drawn from pack of cards. ठीक है, and the player who gets a spade first wins. ठीक है ना, वहीं पे गेम एंड हो जाएगा. एक पत्ता निकाला, अगर वो स्पेड का पत्ता है, हुकुम कालापान का पत्ता है, तो वो जीत जाएगा. बस फाइंड द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी. व्हाट इज द प्रोसीजर देयर, क्या होना चाहिए, समझ गए होंगे अब तक आप. इसमें 52 कार्ड्स आर देयर, पी ऑफ ई, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ, जिस भी बंदे ने ए को पहला चांस है, देन बी एंड देन सी. कब आएगा ऐसा कुछ नहीं कहा गया, नोबडी नोज. ए को फर्स्ट चांस है, उसने एक पत्ता निकाला, अगर वो स्पेड आता है देन ही विंस, नहीं आता है तो बी विल गेट द चांस, नहीं आता है तो सी विल गेट द चांस. नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू. स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13C1 डिवाइड बाय, बिकॉज टोटल 13 कार्ड्स आर देयर ऑफ स्पेड्स, 52C1, राइट. सिंगल कार्ड इज ड्रॉन, 13 by 52, which is 1/4, and not getting a spade, 3/4. Every time probabilities remain same. स्पेड आना है तो 1/4, नहीं आना है तो 3/4. बस बात बन जाती है, राइट. नाउ इट्स फॉर यू टू डू. करिएगा आप रिपीटिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी सी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय दीज एग्जांपल्स कि कहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी का एप्लीकेशन है, वो समझना जरूरी. आपको समझ में आ जाना चाहिए, पकड़ में आ जाना चाहिए. दैट इज द ओनली पॉइंट. ओके, so now we discuss the concept of probability distribution. Probability distribution में हम बात करेंगे what is a random variable, how to write the probability distribution, what is mean of that probability distribution, what is variance and standard deviation of probability distribution. तो सारा डिस्कशन करेंगे. So I start with a very simple example, और ये प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में भी आपका पूछा गया, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है. कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको ये सारी बातें समझा देता हूँ. यूजुअली 6 मार्क का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम से मिल जाता है बेस्ड ऑन दिस, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी पूछे जाते हैं इसके ऊपर सवाल. कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. सो लेट्स सी. देखो, इफ आई से 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, सो इफ आई आस्क यू द सैंपल स्पेस, so sample space all of you can write कि 3 coins are tossed. In that case, if I say 3 coins tossed, तो जो सैंपल स्पेस है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, आसानी से लिख पाएंगे आप. यू आर ऑलरेडी अवेयर, सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 2 into 2 into 2. फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड्स या टेल्स, सेकंड के ऊपर भी सेम और थर्ड के ऊपर भी सेम, तो इट इज गोइंग टू बी 2 into 2 into 2, 8. सो आई जस्ट राइट इट सो दैट मैं आपको और क्लैरिटी से एक्सप्लेन कर पाऊं. तो सैंपल स्पेस लिख रहा हूं मैं, और सैंपल स्पेस 8 की सैंपल स्पेस है. so that's the sample space there, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, I want to write here, मुझे देखना है यहां पर कि let's say if I just think of number of heads appearing on the faces of the coins, number of heads. So let's see, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि नंबर ऑफ हेड्स ऑन फेसेस ऑफ कॉइन्स. कैन यू प्लीज टेल मी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सिंपल स्पेस तो आपके सामने है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का सवाल, बहुत ही कॉमन सा सवाल, कई सारे एग्जांपल्स आपको अभी बताता हूं मैं, और बहुत क्लैरिटी के साथ आज ही सीखोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मस्त. सो नंबर ऑफ हेड्स, व्हाट डू यू फील? आप कहेंगे पॉसिबिलिटीज आर 0 हेड अपीयरिंग, because
तीनों कॉइन्स के ऊपर हेड्स ना आए या टेल आ जाए, ऐसा कुछ. वन हेड अपीयरिंग, जस्ट ऑब्जर्व हियर, वन हेड अपीयरिंग, देन टू हेड अपीयरिंग, थ्री केसेस आर देयर, एंड ऑल थ्री हेड्स आर अपीयरिंग. तो कैन यू प्लीज टेल मी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ हेड्स, दैट इज एक्चुअली रैंडम वेरिएबल. जब मैं आपसे बात कर रहा हूं क्वेश्चन में ये है कि भाई नंबर ऑफ हेड्स अपीयरिंग ऑन द फेसेस, दैट्स अ रैंडम वेरिएबल. व्हाट वैल्यूज दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक. तो रैंडम वेरिएबल जो है वो मैंने एक्स से डिनोट किया. लेट्स से दैट एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑन द फेसेस ऑफ द कॉइन, और रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले सकता है 0, 1, 2 एंड 3. फिर से समझिए, नंबर ऑफ हेड्स अपीयरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द कॉइन्स इज द रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल जो सैंपल स्पेस है उसी में से बात की जाएगी. क्या पॉसिबिलिटीज है, तो हाउ मेनी वैल्यूज इट कैन टेक, 4 वैल्यूज इट कैन टेक. 0 हेड्स अपीयरिंग ऑन द फेसेस, यस. 1 हेड्स अपीयरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द 3 कॉइन्स, 2 हेड्स एंड 3 हेड्स. इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं, और कुछ नहीं. So that's the random variable, and random variable can take these values. Now I write the probability distribution of that. अब मैं उसका probability distribution लिखता हूं, बेहद आसान. So xi and pi. Pi represents the probability, xi represents the random variable की values 0, 1, 2 and 3. Zero head appearing on the faces. There is only one case there, which is TTT. तीनों टेल्स आ रहे हैं, so it is going to be 1/8. ठीक है. One head appearing on the faces of. So one head के there are 3 cases there, 3/8. 2 heads appearing, 3/8, and all 3 1/8. चेक करिए, आसानी से बात समझ में आ रही. That's nothing but ये जो लिखा गया है, this is called probability distribution, PD, probability distribution. This is the probability distribution. आपसे कई बार एग्जाम में वो कहेगा कि write the probability distribution. किसका, तो that is going to be random variable. random variable आपको बताया जाएगा. तो this is the probability distribution. अब ये चेक करने के लिए कि whether you have written the probability distribution correct or not correct, एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, और वो सिंपल सा तरीका ये है, इफ यू जस्ट कैलकुलेट सिग्मा ऑफ पी आई, सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिग्मा ऑफ पी आई, कैन यू जस्ट कैलकुलेट इट, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, सो इट इज 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 8/8 1. आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हमने, सिग्मा ऑफ पी आई इज कमिंग इक्वल टू 1. यस, दैट्स वेरी मच करेक्ट. सिग्मा ऑफ पी आई मस्ट बी इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो हमेशा 1 होना चाहिए. ये चेक करने का तरीका, आपने कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है और सिग्मा ऑफ पी आई मस्ट ऑलवेज बी 1. इफ इट इज एक्सीडिंग 1 या इफ इट इज कमिंग लेस देन 1, मतलब इसमें कहीं कुछ एरर है, आप तुरंत समझ जाएंगे. तो इजीली वी आर गेटिंग सिग्मा ऑफ पी आई इक्वल टू 1, एंड दैट मीन्स वी हैव रिटन द करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये हुई एक बात. रैंडम वेरिएबल इज, फिर से सुनिए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, बहुत आसानी समझ में आएगा. 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, और उसमें बात हो रही है नंबर ऑफ हेड्स अपीयरिंग ऑन द फेसेस. सो वी सेड कि नंबर ऑफ हेड्स अपीयरिंग ऑन द फेसेस इज द रैंडम वेरिएबल देयर. इट कैन टेक 4 वैल्यूज देयर. दीज आर द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग 0 heads, 1 heads, 2 heads, 3 heads, and sigma of pi must be equals to 1, and that's nothing but the probability distribution. इसी एक सवाल पे मैं आगे की बात भी करता हूं आपके. और देखो, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई, टेबल फिर से बनाता हूं मैं. सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई, सिग्मा ऑफ पी आई मस्ट बी इक्वल टू 1 हो गया आपकी जगह. सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई ना, सम ऑफ दिस x1 p1 plus x2 p2 plus x3 p3 plus x4 p4, like that. So sigma of pi xi is 0 into 1/8 plus 1 into 3/8 plus 2 into 3/8 and plus 3 into 1/8, right? This is 0, this is 3/8, this is 6/8, and then again 3/8. ठीक है, 6 plus 3 9 plus 3 12, 12/8. So that sigma of
pi xi is coming as 0 into 1 by 8 plus 1 into 3 by 8 plus 2 into 3 by 8 plus 3 into 1 by 8. So 3 by 8 plus 6 by 8 plus 3 by 8. 6 plus 3 9 plus 3 12, 12 by 8 which is going to be equals to 3 by 2. और ये जो सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई होता है दैट इज नथिंग बट इसे कहा जाता है एक्स बार विच इज नथिंग बट मीन ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये है मीन. मीन और एक्सपेक्टेशन किसका? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. तो ये सवाल बिल्कुल पूछे जाते हैं, ये पता होना चाहिए आपको. और इसी में हम आगे बात बढ़ा रहे हैं. बहुत सिंपल से सवाल से बात हमने चालू करी है. देखो फिर अगेन मैं बना रहा हूं मैं यहाँ पे टेबल एक्स आई पी आई 0 1 2 3. दिस इज योर 1 by 8 3 by 8 3 by 8 1 by 8 देन पी आई एक्स आई. ये मैंने सेपरेटली लिखा था, आप डायरेक्ट कर सकते हैं बट मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं. देखिएगा सिग्मा पी आई एक्स आई. ठीक है, दिस इज 0 दिस इज 3 by 8. बोले सर ये आपने अभी अभी बताया. हाँ बिल्कुल बताया 3 by 8 राइट. पी आई एक्स आई स्क्वायर देन पी आई एक्स आई इज देयर और पी आई एक्स आई में पी आई एक्स आई स्क्वायर मतलब अगेन एक्स आई से आपने और मल्टीप्लाई किया. दिस इज पी आई एक्स आई और गेटिंग मल्टीप्लाइड विद एक्स आई दैट इज 0 3 by 8 6 by 8 into 2. तो it is going to be 6 into 2 12 by 8 3 into 3 9 9 by 8. So I calculate here sigma of pi xi जो कि ऑलरेडी किया हुआ है मैंने. Calculate the sigma of pi xi square. क्यों आप समझ जाएंगे अभी. दिस इज योर मीन जिससे मैंने x बार से डिनोट किया. और इफ आई कैलकुलेट दिस 8 is in the denominator and this is 12 plus 3 15 15 plus 9 है ना 24 24 by 8. So sigma of pi xi square is 24 by 8. Sigma of pi xi already we calculated it is 12 by 8. ठीक है. And when I say ये हो गया कैलकुलेशन. ठीक है, बहुत आसानी से. अभी हम बात करते हैं वेरिएंस की. वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एग्जाम्स देयर इज नो नीड ऑफ द डेरिवेशन. आप सीधे सीधे उसको तैयार करेंगे और वो है सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ऑफ सिग्मा ऑफ पी आई इंटू एक्स आई होल स्क्वायर. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी दिस इज 3 sigma of pi xi square. Variance, yes, you need to remember this formula. Sigma of pi xi square minus sigma of pi xi, that is nothing but the mean or expectation which is x bar actually. है ना, ये क्या है? That is nothing but the x bar. तो ये हो रहा है x bar का स्क्वायर ऐसा माइनस sigma of pi xi which is 12 by 8 or which is 3 by 2 3 by 2 का स्क्वायर which is 3 minus 9 by 4. ठीक है, which is 12 minus 9 3 by 4. ठीक है ना, 12 minus 9 3 by 4. ये क्या आ गया आपका वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बट यस यू फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. प्लीज अगेन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर. वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ हाउ टू फॉर्म द टेबल वो आपके सामने है. ठीक है, दिस इज द वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाती है तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर वेरिएंस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो इट इज 3 by 4 का स्क्वायर रूट इज गोइंग टू बी रूट 3/2 इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. So first of all, random variable take these 4 values, write the probability distribution, sigma of pi must be equals to 1, then form the table xi, this is pi xi square. Sigma of pi xi is nothing but the
mean or expectation of that probability distribution, right? Or to calculate the variance, this is the formula there. ये formula है जो आप ध्यान रखेंगे, sigma of pi xi square minus x bar square, या this is sigma of pi xi, जो भी आप कहें, ठीक है? And take the square root, so you will be getting the standard deviation. Is that okay? Again, a question from your previous year board exams. A lot containing 10 products, 3 are defective there. 10 products are total there, 3 are defective. Out of those 10, 4 products are drawn at random, 4 products are drawn at random. If random variable is number of defective products, write the probability distribution. देखो टोटल कितने प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे गिवन है टोटल 10 प्रोडक्ट्स और 3 आर डिफेक्टिव. सो इफ 3 डिफेक्टिव, क्लियरली हम बोल सकते हैं 7 नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर देयर. ठीक है, आपसे कहा गया है 4 प्रोडक्ट्स आर ड्रॉन एट रैंडम. तो 4 प्रोडक्ट्स आर ड्रॉन, तो इट इज क्लियरली केस ऑफ एनसीआर, सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन ऑफ द आइटम या प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट कंटेनर. तो एनसीआर का आप यूज करेंगे. रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल गिवन आपको नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वैल्यू दैट रैंडम वेरिएबल कैन टेक? रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू ले सकता है? तो रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यूज इज, जिसको मैं मान लीजिए रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव, तो दैट एक्स से मैं डिनोट कर रहा हूं नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स. बताइए, टोटल 3 डिफेक्टिव हैं, तो रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू ले सकता है? तो रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यूज इज 0 डिफेक्टिव, पॉसिबल है भाई. 7 नॉन डिफेक्टिव है, सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव, 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव और 3 डिफेक्टिव. मैक्सिमम 3 डिफेक्टिव है, तीनों के तीनों डिफेक्टिव हो जाए. तो रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यूज इज 0, 1, 2 एंड 3. ठीक है, वो कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सो टेबल बना लेते हैं. लेट से यहां पर XI PI NCR का कैलकुलेशन करना होगा हमें. ठीक है, करते. देखो 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव एंड 3 डिफेक्टिव. व्हेन आई से 0 डिफेक्टिव आइटम, से व्हाट इज द सैंपल स्पेस हियर? जब सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो इट इज वेरी क्लियर दैट सैंपल स्पेस इज टोटल 10 प्रोडक्ट्स आर देयर और आप ड्रॉ कर रहे हो 4 प्रोडक्ट्स, तो क्लियरली सैंपल स्पेस इज 10C4. सैंपल स्पेस 10C4. 0 डिफेक्टिव आइटम्स. कैन यू प्लीज टेल मी? 0 डिफेक्टिव का मतलब हुआ कि जो 7 नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है उनमें से आपने 4 प्रोडक्ट ड्रॉ किए हैं, एक भी डिफेक्टिव नहीं है. तो इट इज गोइंग टू बी 7C4 अपॉन 10C4. ठीक है. इफ आई से 1 डिफेक्टिव प्रोडक्ट, तो 3 डिफेक्टिव आर देयर, 3C1. हाँ, एनसीआर की कैलकुलेशन में उलझेगा मत आप लोग, बहुत आसानी से ठीक सॉल्व होना चाहिए. तो 3 नॉन डिफेक्टिव, व्हेन आई से 2 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, तो इट इज गोइंग टू बी 3C2 इंटू 7 में से 2 नॉन डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय 10C4. एंड इफ आई से 3 डिफेक्टिव, ऑल 3 आर डिफेक्टिव, है ना, 4 में से 3 की बात हो रही है, तो तीनों के तीनों डिफेक्टिव है. लेकिन अगर 3 डिफेक्टिव है तो एक नॉन डिफेक्टिव आएगा, टोटल 4 है, तो इट इज गोइंग टू बी 7 में से 1, 7C1 डिवीजन में 10C4. देख पा रहे हैं आप लोग? दिस इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये और कुछ नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर 0, 1, 2 एंड 3. कैन यू कैलकुलेट दिस NCR करेक्टली? अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आप करिए प्लीज, इसमें कैलकुलेट करिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NCR देयर. एक बार इनको जरा कैलकुलेट करें. जस्ट पुट दोज वैल्यूज देयर टू वेरीफाई. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखना है तो केवल इतना ही लिखना है, और वेरिफिकेशन के लिए आप जरूर चेक कर लीजिएगा. सिग्मा ऑफ PI मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा ऑफ PI मस्ट बी इक्वल्स टू 1. ठीक है ना? कर पाएंगे? आर यू एबल टू डू दैट? करिए प्लीज फास्ट और वेरीफाई कर लीजिएगा सिग्मा ऑफ PI. व्हेन आई से, एक बार जब आप ये वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद में देन डेफिनेटली यू कैन राइट. अगर वो पूछेगा मीन और वेरिएंस, तो PI XI और सिग्मा ऑफ PI XI वुड बी मीन, और ठीक उसी टाइप से आप वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे.
बट यू फॉर दैट सब कुछ ठीक होने के लिए जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर करेक्ट है तो प्लीज डू टेक केयर कि एनसीआर की वैल्यूज में आप एरर नहीं करेंगे. सो जस्ट कैलकुलेट इट. किया आपने कैलकुलेट एनसीआर? लेट्स वेरीफाई दैट. मैंने भी किया आप लोगों के लिए, और बिकॉज आई वांट कि कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए. देखिए तो 10c4 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल कैन बी सॉल्व. प्लीज करेक्टली करना है. 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 10 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ. 4 फैक्टोरियल 4 3 2 कैंसिलेशन किया, यू आर गेटिंग 210. फिर बात थी 7c4, तो 7c4 का कैलकुलेशन कैलकुलेट करने पे इट इज कमिंग एज 35. 7c4 और 7c3 बराबर होंगे, आप जानते हैं एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, जानते हैं ना बेहतर ढंग से. तो फैक्टोरियल का कैलकुलेशन, प्रॉपर्टीज, बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए. तो 7c4 और 7c3 बराबर होंगे. 7c2 दिस इज 7c2 इज कमिंग एज, क्योंकि 7c2 की मुझे यहां जरूरत लगेगी. चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं. तो व्हेन आई से फॉर x इक्वल्स टू 0, 7c4 वैल्यू इज 35, 10c4 वैल्यू इज 210. तो कैलकुलेट तो हो रहा है, ये 35 से डायरेक्टली डिविजिबल है. 35 टू द 70, so it is 1 by 6. 3c1 which is 3. 7c3 हमने कैलकुलेट किया. 7c4 7c3 बराबर है 35 डिवाइड बाय 210 is going to be equals to 3 by 6 which is 1 by 2. 6 के फॉर्म में लिखना है वैसे लिखो. 3c2 is equals to 3c1 which is equals to 3. 7c2 की वैल्यू 7c2 आपके सामने कैलकुलेट किया हुआ है. दिस इज 21. डिवीजन में 210. वेरी गुड. पूरा कैलकुलेट हो रहा है. 10 3 by 10. 3c3 which is clearly 1. 7c1 7. डिवीजन में 210 which is equals to 1 by 30. परफेक्ट. कर लीजिए जरा वेरीफाई. सिग्मा ऑफ पीआई एक्स, सॉरी सिग्मा ऑफ पीआई 1 by 6 plus 1 by 2 plus 3 by 10 plus 1 by 30 which is equals to, take the LCM as 30, 5, 15, 9 plus 1. Clearly it is coming as 1. Sigma of pi is coming equals to 1. तो sigma of pi अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब the probability distribution जो आपने लिखा है वो करेक्ट लिखा गया है. और अगर ये वैल्यूज करेक्ट हैं तो कैन यू कैलकुलेट मीन वेरिएंस? यस यू कैन. क्या दिक्कत है? अभी आपके सामने पूरी वैल्यूज हैं, है ना. 0 1 by 6, 1 1 by 2, 2 3 by 10, 3 1 by 30. तो जरा कैलकुलेट करिए जरा फास्ट. मीन और वेरिएंस तो पूरा सवाल बन जाएगा आपका. मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. जस्ट डू इट. तो ठीक है, आपने ट्राई किया. दिस इज योर xi, pi 0 1 2 3. 0 के करस्पॉन्डिंग इट इज 1 by 6, इट इज 1 by 2, 3 by 10, 1 by 30, right? Then comes pi xi 0, half, 6 by 10, 3 by 30. Then comes pi xi square. ठीक है. pi xi, okay, it is 0, half, 6 by 10 into 2, तो 12 by 10, 9 by 30. ठीक है. सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई which is nothing but x bar and which is nothing but mean of that probability distribution. इसे कहा जाएगा mean of the probability distribution. 0 plus half plus 6 by 10, इसको 1 by 10 लिख देते हैं हम. कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान करने के लिए. नथिंग एल्स. 1 by 2 plus
6/10 plus 1/10. This is after taking LCM, it is 5 plus 6, 11 plus 1, 12, 6/5. Perfect. Sigma of PIXI square. So it is, जो कैंसिल होता है कर देते हैं, कैलकुलेशंस ठीक हो जाएंगी. लेट्स से दिस इज हाफ प्लस 12/10 प्लस 9/30. This is 30, 15, 36, 9. 36 plus 9, 45 plus 15, 60/30. Okay, it is directly coming equals to 2. ठीक है. So mean of that data is 6/5. Variance, to calculate the variance, you are aware of the formula. Formula पता है ना आपको? Variance के लिए is equals to sigma of PIXI square minus of sigma of PIXI का whole square. (14/25). And when you calculate the standard deviation, take the square root. हाँ प्लीज कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा. XI PI, PIXI, PIXI square. Just check the calculation. सवाल रटे हुए नहीं होते. So just go through the calculation. That's the approach. That's the method. कभी कभी क्वेश्चंस को पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, बदल जाता है. देखो कैसे, ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछने के बाद में लेट्स से वो पूछता है कैलकुलेट P. So how we are going to calculate that? X is the random variable. जो मैंने आपसे कहा कि random variable is X, which is number of defective products, right? तो अब वो पूछा गया आपको कि P of probability of X less than equals to 2. क्या मतलब समझे आप? इसका मतलब हो गया P of less than equals to 2. क्वेश्चन डिफरेंट अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको जवाब देना आना चाहिए. X equals to 0, X equals to 0 के corresponding probability, that probability 1/6 plus 1/2 and plus 3/2. Is that okay? Summation करिएगा, you will be getting. अगर वो कहता है कि calculate X greater than 0 but less than equals to 3, ठीक है, तो greater than 0 but less than equals to 3, तो it is going to be P of X equals to 1 plus X equals to 2 plus X equals to 3. तीनों का समेशन लिख दीजिए. ठीक है. अगर वो कहेगा कि केवल लेस देन 3, तो आप X equals to 3 इंक्लूड मत करिएगा. दैट इज द ओनली पॉइंट देयर. तो जैसा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप उसका जवाब दीजिएगा. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना, चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो सिग्मा ऑफ PI मस्ट बी इक्वल्स टू 1. Then write the mean of that probability distribution, then write the variance of that, and then standard deviation. ठीक है. और फिर पर्टिकुलर कुछ पूछा जाए तो उसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे. लेकिन एक बात इंश्योर करिएगा, this must be correct. Your probability distribution must be accurate for that. NCERT based question. 2 dice are thrown simultaneously. Write the probability distribution of number of doublets occurring on the faces of the 2 dice. Find the mean, variance and standard deviation. सबसे पहली बात तो probability distribution लिखना है. किस बात के लिए? Number of doublets occurring on the faces of the 2 dice. 2 dice को आपने थ्रो किया. Can you think over that? Doublets का मतलब समझते हो ना आप? 2 dice को जब आप थ्रो करते हैं तो sample space is clearly of 36, 6 into 6 which is 36, very well known to you. When I say doublets, तो डबलेट्स का मतलब हुआ, when I say doublets, it is 1 1 2 2. That is the meaning. That is about the doublets. अब डबलेट्स की बात हुई. अब आपसे कहा गया कि राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन.
दो डाइज आपने थ्रो किए, सो random variable which is number of doublets can take three values, x equals to 0, x equals to 0 that means एक भी डबलेट नहीं आ रहा है दोनों थ्रो में, x equals to 1 जहां पर दो थ्रो में एक थ्रो में डबलेट आ रहा है, और तीसरा केस x equals to 2 जब दोनों ही थ्रो में डबलेट आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, लेट से इसको डिनोट कर रहा हूं मैं p ऑफ e से। So 6 cases are there in favor of that. Total cases 36, 6 by 36, which is clearly equals to 1 by 6. So probability of not getting a doublet is clearly 5 by 6. Doublet आने की probability 1 by 6 ना है, उसकी probability 5 by 6. So when I say x equals to 0, लिख दें जरा, टेबल बना लें, xi pi सेपरेटली पहले लिखना चाहते हैं उसके बाद टेबल बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि हम प्रोबेबिलिटी पहले प्रॉपर्ली लिख लेते हैं उसके बाद फिर हम टेबल बना के कर लेते हैं, तो दैट इज अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जीरो डबलेट्स का मतलब है कि दोनों ही थ्रो में एक भी डबलेट नहीं आए। एवरी थ्रो इज एन इंडिपेंडेंट वन। Probability of getting a doublet is 1 by 6 and not getting a doublet is 5 by 6. That always remains a fix. दो बार थ्रो करो या 200 बार थ्रो करो वो तो सेम रहेगा। तो दोनों ही बार थ्रो करने पर डबलेट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली ठीक है ना। दो बोथ थ्रोज आर इंडिपेंडेंट। डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, इट इज गोइंग टू बी 25 5 by 6। पहले थ्रो में भी डबलेट नहीं है और दूसरे थ्रो में भी डबलेट नहीं है, विच इज क्लियरली 25 by 36। आसानी से बात बनती है। सिमिलरली बोथ द थ्रोज आर हैविंग द डबलेट, दोनों में ही सक्सेस, ये मान लीजिए दोनों का प्रोडक्ट 1 by 6 into 1 by 6 विच इज 1 by 36। व्हेन आई से वन डबलेट, अब वन डबलेट में एक बात होगी और वो ये होगी, दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट थ्रो इज अ डबलेट, सेकेंड थ्रो इज नॉट अ डबलेट, प्लस फर्स्ट में डबलेट नहीं आया और सेकेंड में डबलेट आ गया। सो इट इज गोइंग टू बी 1 by 6 into 5 by 6 plus 5 by 6 into 1 by 6 which is clearly equals to 10 by 36। जब बड़े सवाल होंगे तो आप सेम टाइम अरेंज करके भी लिख सकते हैं, भाई पहले केस में डबलेट है दूसरे में नहीं है, या फिर इसको पहले में डबलेट है दूसरे में फर्स्ट वन डबलेट सेकेंड वन नॉन डबलेट, ठीक है, और फर्स्ट वन में नॉन डबलेट और सेकेंड में डबलेट आ जाए तो दोनों केसेस को आप मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल करके अरेंज भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इजीली हो गया आपका। देन कम्स, ये हो गया आपका 25 by 36, 10 by 36, 1 by 36, सिग्मा ऑफ पी आई क्लियरली इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिखा है। देन कैलकुलेट पी आई एक्स आई विच इज 0, 10 by 36, 2 by 36, right? Then pi xi square remains 0, pi xi multiplied with xi 10 by 36 and 2 by 36. Sorry, this is 2 by 36. देखो, this is pi xi multiplied with xi 0, 10 by 36 multiplied with 1, 10 by 36. This is 2 by 36 multiplied with 2, 4 by 36. मीन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जस्ट इट इज सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई, which is equals to 10 plus 2, 12, 12 by 36, 1 by 3. वेरिएंस अगर आपको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला इज देयर, डू नॉट फॉरगेट अबाउट दैट फॉर्मूला. Right? So what is this sigma of pi xi square? 10 plus 4, 14 by 36.
So it is 14/36 minus of 1/3 का स्क्वायर विच इज 1/9. N by 36, 5/18 is the variance of that probability distribution, and if you want to calculate the standard deviation, just take the square root of variance, your job is done. The only point that must be okay. ठीक है ना? Perfect. Interesting question. 2 cards are drawn from a pack of cards, 52 cards clearly. 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. देखो लैंग्वेज को ठीक ढंग से पढ़ना समझना तो बहुत जरूरी होता है. तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. यूजुअली शुरुआत करने के पहले ही बता देता हूं मैं आपको, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट की जब बात आती है तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वो जरूर सोच के रखिए. दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन रूल. रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स. 2 कार्ड्स आप ड्रॉ कर रहे हो, राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स जो आप ड्रॉ कर पा रहे हो. सबसे पहली बात नंबर ऑफ किंग्स की बात की गई है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन याद दिला दूं मैं आपको, ये याद है बिल्कुल ठीक ढंग से, बहुत जरूरी बात. नंबर ऑफ किंग्स, सबसे पहली बात तो रैंडम वेरिएबल इज दिस नंबर ऑफ किंग्स. दिस इज योर एक्स. एक्स कैन टेक 3 वैल्यूज. एक्स इक्वल्स टू 0. 2 कार्ड आपने ड्रॉ किए, दोनों में है, एक भी किंग नहीं आ रहा. x equals to 1, you are getting 1 king out of the 2 cards. x equals to 2 and you are getting both the cards is kings. So first of all p of e, probability of getting a king. एक कार्ड आपने उठाया और उस कार्ड में किंग आने की probability. Total 52 cards are there. Without replacement है, मतलब second कार्ड जब उठाओगे तो एक कम हो जाएगा. That is known to us. But in किंग आने की प्रोबेबिलिटी तो टोटल 48 प्लस 4, 4 किंग्स आर देयर और रिमेनिंग 48 कार्ड्स आर देयर. तो 4 किंग्स हैं, तो P ऑफ E किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4C1 डिवाइड बाय 52C1 विच इज 4/52, 1/13. P ऑफ E बार not getting a king 12/13. ठीक है, या तो किंग आएगा या नहीं आएगा. नहीं आएगा तो 48C1 अपॉन 52C1, 48/52. ठीक है. यह पता है आपको कि जो सेकंड कार्ड आप उठाओगे तो वो रिप्लेसमेंट नहीं है, तो सैंपल स्पेस विल रिड्यूस देयर. वो तो ठीक है, हमें पता है ना, ये हमारी जानकारी में है. P ऑफ x इक्वल्स टू 0. ध्यान से देखिएगा, टेबल बनाना अब आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं. वेरीफाई करना, सिग्मा ऑफ पी आई मस्ट बी इक्वल्स टू 1. सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई इज द मीन और एक्सपेक्टेशन. सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज द वेरिएंस. पता है आपको सब कुछ. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट होना चाहिए. तो 2 कार्ड आप उठा रहे हो, पी एक्स इक्वल्स टू 0, नन ऑफ द कार्ड्स इज किंग. ठीक है. जो पहली ये रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वेन एवर वी टॉक अबाउट 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, इट्स अ केस ऑफ रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. देखो पहला कार्ड भी किंग नहीं है, दूसरा कार्ड भी किंग नहीं है, मतलब इसको आप लिखोगे फर्स्ट कार्ड इज नॉट अ किंग. नॉट अ किंग तो प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 12/13. या पूरा प्रॉपर वे में लिखता हूं मैं आपको, 48C1 डिवाइड बाय 52C1 इनटू ये रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, समझ लीजिएगा. पहला कार्ड किंग नहीं है, अब पहला किंग नहीं आया है तो दूसरा कार्ड भी किंग नहीं है, तो सैंपल स्पेस में क्या हुआ, नाउ द सैंपल स्पेस इज ऑफ 51 कार्ड्स और रेस्ट ऑफ द कार्ड्स, किंग तो 4 हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कार्ड्स कितने हो गए 47. तो एक्चुअल में ये तब होता कि इन जनरल वाली बात हो गई, लेकिन यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए कार्ड कम हो रहा है, ध्यान रखिएगा. तो पहली स्टेप पे ये होगा, लेकिन उसके बाद में प्रोबेबिलिटी विल वेरी देयर. ठीक है ना. सो बोथ आर नॉट अ किंग, मतलब ओके यू कैन से लाइक ई बार इंटरसेक्शन ई बार. तो इसको लिखते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. समझो P ऑफ E बार
है ना, पहला कार्ड किंग नहीं आया, इनटू पहला किंग नहीं है तो दूसरा भी किंग नहीं है, ऐसा। इसको ऐसा लिख दीजिए, E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, फर्स्ट कार्ड इज नॉट अ किंग, ठीक है, फर्स्ट कार्ड अगर किंग नहीं है तो सेकंड कार्ड भी किंग नहीं है, ऐसा। सो 48/52, पहला कार्ड किंग नहीं है इनटू पहला किंग नहीं है तो दूसरा भी किंग नहीं है, तो 47/51। x equals to 1 or x equals to 2. When I say x equals to 2, both are king. ये केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हो क्या रहा है, बच्चे यूजुअली डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बात ये हो रही है कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से लिखा जा रहा है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में। बोथ आर किंग, पहला कार्ड किंग है, इंटरसेक्शन दूसरा कार्ड भी किंग है ना। तो फिलहाल इसको एक साइड में रखिएगा आप, क्योंकि एक जनरल बात है कि भाई किंग आने की प्रोबेबिलिटी और किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपको पता है कि यहाँ चेंज है मामला, चेंज है मतलब रिप्लेस नहीं कर रहे हो कार्ड को। पहला कार्ड किंग आया है इनटू पहला किंग है तो दूसरा भी किंग है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहला किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4C1 डिवाइड बाय 52C1 इनटू, अब एक किंग आ गया आपने साइड में रखा क्योंकि रिप्लेस तो किया नहीं, अब बचे 3 किंग। टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 52 से -1 51, 3/50। इज दैट ओके? x इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू 1 में एक दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं है, समझने वाली बात है भाई, पहला कार्ड किंग है, एक किंग आना चाहिए, पहला किंग है दूसरा किंग नहीं है, एट द सेम टाइम पहला किंग नहीं है दूसरा किंग है, तो दोनों बातों आपको ध्यान रखना होगी। तो इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट वन इज किंग, ठीक है, 52 कार्ड्स, 51 कार्ड्स बचे, और सेकेंड कार्ड इज नॉट अ किंग, तो 48/51 प्लस, ठीक है, प्लस पहला कार्ड किंग नहीं है 48/52 इनटू, है ना, एक कार्ड कम हो गया आपका 51 और 4C1। बेसिकली इट इज गोइंग टू बी सेम, देख लो आप, 48/51 इंटू 4/52 मल्टीप्लाइड बाय 2 वाली बात है ये। बोले सर ये कैसे लिखा रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से, बोले सर लिख के बताओ, चलो देख लो। फर्स्ट वन इज लाइक दिस, P ऑफ फर्स्ट वन इज अ किंग, इंटरसेक्शन सेकेंड वन इज नॉट अ किंग। यहां पे आप समझ गए, E1 किंग के लिए, E2 सेकेंड, फर्स्ट कार्ड सेकेंड कार्ड, और जहां पर बार लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, वो है नॉट अ किंग, ठीक है, प्लस P ऑफ E1 बार, फर्स्ट कार्ड इज नॉट अ किंग, सेकेंड इज किंग। लिखना है इसको, देख लीजिए, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का भी रिवीजन हो जाएगा आपका। इट इज गोइंग टू बी P ऑफ E1, पहला कार्ड किंग आया है, इनटू P ऑफ पहला तो किंग आ चुका है, सेकेंड इज नॉट अ किंग, प्लस, इंटरेस्टिंग, समझ में आना चाहिए, फर्स्ट वन इज नॉट अ किंग इनटू फर्स्ट वन इज नॉट अ किंग, तो सेकेंड वन इज अ किंग। E1 E2 जहां लिखा है तो 1 2 से फर्स्ट कार्ड सेकेंड कार्ड डिनोट कर रहा हूं, और जहां पे बार लगा है, डैश लगा है, दैट मीन्स नॉट अ किंग वाली बात हो गई। बार नहीं लगा है, डैश नहीं लगा है, मतलब वो किंग वाली बात हो गई। इज दैट ओके? कैन यू कैलकुलेट दिस? हाँ, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगी आपको, वो ठीक है, अपनी जगह वो कैलकुलेशन करोगे, यू विल बी गेटिंग द x इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग x इक्वल्स टू, इसमें केवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना था, लेकिन अगर बड़ा सवाल होगा तो वो करवा सकता है आपसे कैलकुलेशन अपनी जगह रहेगी, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन आपको अपनी जगह करना पड़ेगा, ठीक है, 13 12, यू नीड टू मल्टीप्लाई हियर, दिस इज 1/13, जहां जो कैंसिल हो जाएगा वो करोगे आप, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया ये पूरा टर्म, जस्ट कैलकुलेट दैट, वेरीफाई करना बड़ा आसान होता है, आप जानते हैं सिग्मा ऑफ PI इक्वल्स टू 1। ओनली पॉइंट देयर इज, जो आपको समझना था, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। यूजुअली बच्चे इसको लिखते नहीं, सीधे सीधे लिख देते हैं, बट कंसेप्ट तो पता ही होना चाहिए आपको, ये हो क्या रहा है
I hope it's very clear now. It is through rule of multiplication. Whenever we talk about 1 by 1 या 2 by 2 without replacement में rule of multiplication is there. इससे previous सवाल जो था डबलेट वाला, वहां पे क्या हो रहा था कि भाई every throw is an independent one, और independent events अगर होगी तो P of A intersection B is equals to PA into PB, क्योंकि every throw is an independent one. डबलेट आने की probability और ना आने की probability remains same in every throw, but here it's not same. राइट अब इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर रहा हूं, और चेंज को सुनिएगा, समझिएगा और कोशिश करिएगा. चेंज ये है, यहां था 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन अब मैं चेंज कर रहा हूं. ये क्वेश्चन हो गया अपनी जगह. द सेकेंड क्वेश्चन इज 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह अब बात की जा रही है विथ रिप्लेसमेंट. क्या चेंज होगा? राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स. देखो, when we say 2 cards are drawn 1 by 1 with replacement, तो with replacement में यह बात होगी. क्या बात होगी कि probability of getting a king, probability of getting is always king is always 4c1 upon 52c1, क्योंकि आप कार्ड तो वापस रख दिया, आपने निकाला, देखा और रख दिया, और not getting a king is always going to be 12 by 13. और तब आपसे पूछा गया है, आप गेटिंग द डिफरेंस. यहां पे क्या हो रहा था, तो वेरी हो रहा था रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एक किंग आ गया या एक किंग नहीं आया तो दूसरा किंग ना आए, मतलब एक कार्ड देखा आपने विदाउट रिप्लेसमेंट में, तक क्या था, आपने कार्ड देखा, निकाला, देखा और साइड में रख दिया. अब क्या हो रहा है, आप कार्ड देख रहे हो और वापस से अगेन यू आर पुटिंग इन द डेक ऑफ कार्ड्स. तो देखो, कैन यू थिंक ओवर दैट. अब की बार भी 3 केस बनेंगे. जो 3 केस बनेंगे वो तो सेम रहने वाले हैं. x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2. x इक्वल्स टू 0 क्लियरली मीन्स, है ना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं विथ रिप्लेसमेंट. सब हर टाइप से आपको बात समझ में आना चाहिए. पहला कार्ड, बोथ द कार्ड्स, कोई भी किंग नहीं आ रहा है, बोथ द कार्ड्स आर नॉट किंग. पहला भी किंग नहीं है, दूसरा भी किंग नहीं है. अभी बहुत अच्छे से डिफरेंस आप क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट वन इज नॉट अ किंग, सेकेंड वन इज ऑल्सो नॉट अ किंग. यहां पे मैं E1 E2 डिनोट नहीं कर रहा हूं. रीजन इज क्योंकि नॉट गेटिंग अ किंग और गेटिंग अ किंग जो दोनों हैं वो सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, वो बदलाव नहीं होगा उसमें कुछ भी, क्योंकि, है ना. अब आप बोले आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. गेटिंग द डिफरेंस इन द टू. यार यही तो है प्रोबेबिलिटी का मजा, है ना. बोले सर मल्टीप्लिकेशन, अरे भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. पहला कार्ड निकाला, देखा किंग आने की, नॉट गेटिंग अ किंग, प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 12 by 13. पत्ता वापस रख दिया आपने, नॉट गेटिंग अ किंग, प्रोबेबिलिटी फिर निकाला आपने, नॉट गेटिंग अ किंग, प्रोबेबिलिटी क्या रही, उतनी रही, मतलब 12 by 13. 144 डिवाइड बाय 169. मल्टीप्लिकेशन तो यहां भी हुआ, लेकिन लॉजिक क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. मल्टीप्लिकेशन यहां हुआ, क्यों हुआ, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के कारण. बोथ किंग्स, E intersection E. Again multiplication because of the same logic. 1 by 13 into 1 by 13, which is 1 upon 169. And if you say one king, तो one king में भाई दो बातें हो सकती है. पहला किंग नहीं है, दूसरा किंग हो जाए प्लस. फर्स्ट इज अ किंग, सेकंड इज नॉट अ किंग. एक निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप अरेंज कर सकते हो उसको. सो इट इज गोइंग टू बी, फर्स्ट वन इज नॉट अ किंग, 12 by 13 into 1 by 13. और सेकेंड में क्या होगा, 1 by 13 into 12 by 13 multiplied with 2. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी 24 upon 169. वेरीफाई करना है, 144 by 169 प्लस 24 upon 169 प्लस 1 upon 169. सम कितना हो रहा है, सम इज कमिंग एज 169 upon 169, which is 1. Your job is done. I hope it's very clear now, without replacement as well as with replacement. Getting it? That's the logic, that's the concept.
2 numbers are selected at random without replacement. और आई होप कि आज आप समझ के ही जाएंगे. 2 numbers are selected at random without replacement. टर्म्स को पढ़ना तो बेहद जरूरी होता है, मैंने आपको बता दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट वाली बात सब. तो 2 numbers are selected at random without replacement. 1 by 1 आप सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कहां से, फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर. फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव इंटीजर. प्लीज डू नॉट इंक्लूड जीरो देयर. पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो. और x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर. ये बताया गया आपको रैंडम वेरिएबल जो वो है कि x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स. और राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात नहीं होगी क्योंकि 1 by 1 आप ड्रॉ कर रहे हो और विथ रिप्लेसमेंट नहीं है, इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट. रिप्लेस नहीं कर रहे हो तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज देयर. डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग लार्जर ऑफ द 2 नंबर. तो लार्जर ऑफ द 2 नंबर, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कहां से होगा, 1 2 3 4 5 6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला नंबर होगा x इक्वल्स टू 2. भाई 1 और 2 में लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज 2, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको. ठीक है, x इक्वल्स टू 2. लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज 3. तो अब ये देखते हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग होगा. ये रैंडम वेरिएबल x कैन टेक द वैल्यू. रैंडम वेरिएबल क्या है, लार्जर ऑफ द 2 नंबर. बोले सर 1 क्यों नहीं लिखा. अरे 1 पर 1 से 1 अगर लार्ज होगा तो 1 से छोटा तो कुछ भी नहीं है यहां पर. तो स्टार्टिंग विथ 2, क्योंकि 2 से छोटा 1 है. लार्जर ऑफ द 2 नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 1. वो फिक्स है. तो व्हेन आई से x इक्वल्स टू 2, तो आप समझोगे कि व्हेन आई से x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो नंबर है, टू कैलकुलेट दिस, पहला जो नंबर है वो 2, पहला या दूसरा कुछ भी हो सकता है ना, 2. तो दूसरा नंबर क्या होगा, 1. और एल्स फर्स्ट नंबर अगर 1 है तो सेकेंड 2, दोनों का एडिशन. सो समझिए प्लीज, 2 आने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 6, 2 by 6 मत लिखिएगा प्लीज, इट इज 1 by 6. 2 इज अ नंबर सिंगल. 2 आने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 6 1 by 6 इंटू 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 इज अगेन ना, 1 के अलावा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि 2 अगर बड़ा नंबर है तो दूसरा छोटा नंबर 1 ही होगा. 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 5, बिकॉज एक नंबर तो आपने रिप्लेस कर दिया. रिप्लेस नहीं किया आपने, उसको साइड में रख दिया विदाउट रिप्लेसमेंट. 1 by 5 प्लस फर्स्ट नंबर अगर 1 है, ओके, तो 1 by 6 इंटू एक नंबर 1 को आपने रख दिया साइड में. अब नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2 1 by 5 विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 by 30 प्लस 1 by 30 2 by 30. आप कहेंगे सर ये कैसे लिखा है, तो ये लिखा गया रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के थ्रू. फर्स्ट नंबर इज 2, सेकेंड नंबर इज 1. फर्स्ट नंबर इज 1, सेकेंड नंबर इज 2. तो फर्स्ट 2 है तो सेकेंड 1 हो, है ना, और फर्स्ट 1 है तो सेकेंड 2 हो, वैसा. बट यू नीड टू, ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं कि लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज 2, देन स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर इज 1. सो दैट इज अंडरस्टूड. अब देखिए अगला, x इक्वल्स टू 3. मैंने इसे x इक्वल्स टू 3, तो लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज 3, तो स्मॉलर क्या होगा, पहला नंबर मान लीजिए 3 आ गया. 2 नंबर लेना है आपको, तो स्मॉलर क्या हो सकता है, 1 या 2 प्लस पहला वाला नंबर 1 या 2 है तो दूसरा नंबर 3 हो जाए. रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ही रहेगा. इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3 आने की प्रोबेबिलिटी नंबर 3 1 by 6 इंटू सेकेंड पे पहला 3 आ चुका है तो सेकेंड नंबर 1 या 2 हो तो 2 by 5, क्योंकि आपने एक सैंपल स्पेस 1 से रिड्यूस हो गई क्योंकि 3 को तो रिप्लेस नहीं किया, प्लस
फर्स्ट नंबर 1 या 2 है, 2/6 इनटू, ठीक है, एक नंबर आपने साइड में कर दिया, बची सैंपल स्पेस 5 की, और आपको चाहिए नंबर 3, दैट इज गोइंग टू बी 2 + 2 4/30। बच्चों को नहीं समझ में आता, एनसीईआरटी बुक का सवाल है लेकिन नहीं समझ में आता, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट, है ना। लार्जर ऑफ द टू नंबर इज 4, यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, लार्जर ऑफ द टू नंबर इज 4, फर्स्ट नंबर इज 4, इंटरसेक्शन 1 2 और 3, और एल्स द फर्स्ट नंबर इज 1 2 और 3, भाई 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है, और सेकेंड नंबर 4 होना चाहिए, विच इज गोइंग टू इक्वल टू 1/6 इनटू, साइड में कर दिया, रिप्लेसमेंट नहीं है, 3/5 प्लस 1 2 3 में से कोई एक नंबर 3/6 इनटू, एक रिप्लेस हुआ तो 1/5, 6/30। Larger of the two number is 5. First number is 5, second could be 1 2 3 and 4, or could be, है ना, or first number is 1 2 3 4। मैं समझाने के लिए आपको पूरा लिख रहा हूं so that आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट रहे। फर्स्ट नंबर 5 1/6 इनटू, इन चार में से कोई एक नंबर 4/5 प्लस इन चार में से कोई एक नंबर 4/6 इनटू, एक रिप्लेस नहीं किया है तो 1/5, 8/30। The last one, x equals to 6, first number is 6, intersection 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इट इज 1/6 इनटू, एक कम हो गया, बचे 5, इन पांचों में से कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इज 1 5/5 प्लस 1 2 3 4 5 में से कुछ 5/6 इनटू, आपने साइड में रख दिया 1/5, विच इज 5 + 5 10 10/30, एंड दैट बिकम्स द टेबल देयर, XI PI, है ना, XI ये रही XI की वैल्यू 2 3 4 5 6, और ये रही PI की वैल्यूज 2/30 4/30 6/30 8/30 10/30। अब आप मेरे से पूछोगे सर हरदे कि हम रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तब तो हमारा एक सवाल में आधा घंटा निकल जाए, नहीं, उतनी जरूरत नहीं है, इतना जरूरत नहीं है ना, कि आप उसका रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पूरा लिखें, आपके लिए अंडरस्टूड है, आप ऐसा लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटू P ऑफ B/A, और यही सब कुछ हमने किया है इन सब जगह, ठीक है, इज दैट ओके। अब इसी में आप सोच के देखिएगा कि अगर मान लीजिए विथ रिप्लेसमेंट होता तब क्या होता, अगर रिप्लेसमेंट की बात हो रही होती तो फिर सैंपल स्पेस हमेशा 6 की 6 रहती, कर पाएंगे, वो ट्राई करिएगा आप लोग कि अब 2 numbers are selected at random 1 by 1 but with replacement, तो फिर कम होगा नहीं, है ना, कैसे लिखोगे जरा सोचिएगा, और फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर और लार्जर ऑफ द 2 नंबर का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, दैट इज फॉर यू टू डू, कर पाएंगे, अप्रोच सेम रहेगी, बट द ओनली पॉइंट इज कि पहला नंबर आपने निकाला तो उस नंबर को आपने, मान लीजिए आप ये केस ले रहे हैं, लेट्स से इफ यू आर टेकिंग दिस केस, तो फर्स्ट नंबर इज 3, सेकंड नंबर इज कुड बी 1 2, फर्स्ट नंबर 1 2 हो सकता है, सेकंड नंबर इज 3, उस केस में कैसे लिखोगे, चलिए मैं आपको काफी हिंट दे रहा हूं, तो देख लीजिए, लेट्स से ये वाला एग्जांपल दे रहा हूं मैं, फर्स्ट नंबर 3, प्रोबेबिलिटी 1/6 इनटू, वो 3 भी रख दिया आपने, 1 या 2 में से दोनों में से कुछ भी एक आ जाए, 2/6, सैंपल स्पेस 6 का 6 प्लस 2/6, है ना, वापस से रखा आपने, और 3 प्रोबेबिलिटी 1/6, सेम इज डन फॉर ऑल। इज इट ओके, क्लियर है कंसेप्ट आपको, एंड आई होप कि आपने इस क्लास को ठीक ढंग से रिव्यू कर लीजिएगा, एक बार डबल से देखिएगा इस क्लास को,
एंड यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। मुझे पूरा अश्योर कर सकता हूं मैं आपको कि अगर आप इस चीज को समझेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गलत नहीं होगा। तो ठीक है, आई जस्ट कंक्लूड हियर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।